हेलो दोस्तों, मैं सारिम अशरफ आप तमाम लोगों का एनएस सीटेट क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज फिर आपके सामने सीटेट 4 जनवरी 2022 के प्रश्नों को लेकर हाजिर हुआ हूं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? एक पैर पर संतुलन करना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, किताब के पन्ने पलटना, पेंसिल पकड़ना। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि स्थूल कौशल किसको कहते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्थूल कौशल, दूसरा होता है सूक्ष्म कौशल। स्थूल कौशल कहते हैं ऐसे कौशल को जिसमें आपके जो शरीर हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, उसमें अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको हम कहते हैं स्थूल कौशल। और आपके कम से कम पार्ट्स किसी काम में, किसी क्रिया में अगर इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं तो उसको हम कहते हैं सूक्ष्म कौशल। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? एक पैर पर संतुलन करना। दोस्तों, जब हम एक पैर पर खड़े होंगे, संतुलन बनाएंगे, बैलेंस बनाएंगे, तो बज़ाहिर देखने में तो लगेगा कि एक पैर पर हम खड़े हैं, लेकिन साथ साथ हमारे जो शरीर है उसके बाकी अंग भी जो है क्या होंगे, उसमें वो सम्मिलित होंगे, वो भी उसमें शामिल होंगे। दूसरा, एक मटर को उंगलियों से दबाना। तो मटर को उंगलियों से दबाना, तो इसमें हमारे जो शरीर के अंग का जो अंग है उंगली, ये सिर्फ शामिल हो रहा है। किताब के पन्ने पलटना, इसमें भी जो है हमारी उंगलियां हैं वो कुछ उंगलियां सम्मिलित हो रही हैं। पेंसिल पकड़ना। तो दोस्तों, तो हम अगर देखते हैं इन चारों प्रश्नों में, ऑप्शन में से, तो एक पैर पर संतुलन करना ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो अंग जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए दोस्तों ये स्थूल कौशल हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न जो है सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए स्थूल कौशल और सूक्ष्म कौशल को समझना ज़रूरी हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? यानी विकास में जो परिवर्तन आती है, उसमें चेंजेस आता है विकास में आपकी, ये किसका परिणाम होता है, किसका निष्कर्ष होता है, किसका नतीजा होता है? आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। यानी जब आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों मिलते हैं और उसके संयोजन से जो है परिवर्तन आता है। किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा, या जो हमारा आनुवंशिक ढांचा है, हेरिडिटी है, तवारुस है, सिर्फ ये काम करता है। तीसरा है केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, या सिर्फ हमारा पर्यावरणीय जो कारक है वही काम करता है। चौथा है न तो वंशानुगत और न ही पर्यावरणीय कारक। दोस्तों, बहुत आसान सवाल है, इस तरह के प्रश्न जो है आप बहुत ज़्यादा बनाए होंगे, तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों एक हो जाएगा कि जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं उसमें आनुवांशिक और पर्यावरण की परिस्थितियां जो हैं ये क्या होती हैं, इसमें काम करती है। तीसरा नंबर देखिए दोस्तों, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, किशोरावस्था। दोस्तों, अगर यूँ देखा जाए आम बोलचाल में जो है हम शेषवावस्था, बाल्यावस्था, है ना, किशोरावस्था तक की अवस्था को जो है बचपन कहते हैं।
लेकिन चूंकि यहाँ पे आयु दी हुई है कि 2 से 6 वर्ष की अवधि के बच्चे को क्या कहते हैं, और हमारे सामने ऑप्शंस भी हैं कि शिशुआवस्था कहेंगे, प्रारंभिक बचपन कहेंगे, मध्य बचपन कहेंगे, किशोरावस्था कहेंगे। तो 2 से जो 6 वर्ष की आयु होती है इसको हम प्रारंभिक बचपन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रारंभिक बचपन कहते हैं, जिसको आप खेल की आयु भी कह सकते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि खेल की आयु कौन है, तो खेल की आयु दोस्तों प्रारंभिक बचपन ही होती है। और कभी कभी पूछा जाता है आपसे कि स्कूल जाने की आयु कौन होती है, तो स्कूल जाने की आयु जो दोस्तों होती है वो मध्य बचपन होती है। तो खेल की आयु जो है प्रारंभिक बचपन होती है, जो 2 से लेके 6 वर्ष की आयु तक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर, अभिकथन। शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि आजकल आप बच्चों को देखते होंगे कि जो मल्टीमीडिया वगैरह है, मोबाइल वगैरह है, बच्चे जो है शारीरिक तौर पे जो खेल खेलना चाहिए उसमें बहुत कम शामिल होते हैं, और जो मोबाइल पे है ना जो शो आता है बच्चों के लिए, कार्टून वगैरह, बच्चा उसमें इन्वॉल्व ज़्यादा रहते हैं, उसमें शामिल रहते हैं। तो ये बात तो सही है। दूसरा है कि इन दिनों परिवार और साथियों के अतिरिक्त मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है कि मीडिया जो है, जिस तरह हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारा स्कूल है, विद्यालय है, कि सामाजिकरण के जो है एक क्या हैं, स्तंभ हैं, इसी तरह मीडिया भी जो है क्या है, हमारे सामाजिकरण का क्या है, एक स्तंभ है। तो कहने का ये उद्देश्य ये है दोस्तों कि ये दोनों बातें जो है क्या है, सही हैं, और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है, इसलिए जो ये इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, है ना। पियाजे ने जो अधिगम को सुगम बनाने के लिए, मुनासिब बनाने के लिए जो कारक बताए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन से कारक हैं। शिक्षक की गतिशीलता, यानी शिक्षक का गतिशील होना, ये कारक, तो बिल्कुल ये बात सही है। दूसरा है विविध सामग्रियों का प्रावधान, यानी मुख्तलिफ तरह के सामग्रियों का हमको इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी सही है। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, यानी बच्चों को जो बीच बीच में जो अनुभव देना है ना, बीच बीच में एक्सपीरियंस अपना शेयर करना, ये भी है। ये तीनों चीज़ें शामिल है। चौथा है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। तो दोस्तों इसकी बात जो है पियाजे नहीं करते हैं, इसकी बात जो है स्किनर करते हैं। तो मेरा ए बी सी ये जो 3 ऑप्शन है ये सही है। चलिए अब हम कोडिंग करते हैं। तो कोडिंग में अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि जो ए बी और सी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे 2 नंबर में है। तो मेरा जो उत्तर है वो ए बी सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं। किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। यानी ये प्रश्न ये कह रहा है कि बच्चा जो होता है उसके उस स्तर को बताना है जिस स्तर पे बच्चे की ये दृष्टिकोण होती है कि जो हमारे सामने पेड़ पौधे हैं और जो बादल हैं, पत्थर हैं, इनके भी इरादे होते हैं, इनकी भी मंशाएं होती हैं। यानी इन चीज़ों को भी बच्चा क्या करता है, जीववादी समझता है। तो ये कौन सी अवस्था में होती है? संवेदी चालक अवस्था में ऐसा होता है, संवेदी चालक अवस्था में ऐसा होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा होता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा होता है। तो आप जो है जानते हैं कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें ये स्थिति होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आसान है, जो मुश्किल नहीं रहेगा उसमें टाइम देना नहीं है। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे समझना ज़रूरी है, हमारे सामने 2 सिद्धांत है। एक ये कहता है कि भाषा जो है ये क्या करता है, भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
कि भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण या भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, एक तो ये कहना है। दूसरा ये है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा के जो है विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये वाली जो बात है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये वाइगोस्की कहते हैं। और पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो भाषा विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट है और इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है। दो कॉन्सेप्ट कौन है? एक है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण होता है, दूसरा है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा में महत्वपूर्ण होता है। अगर ये कहा जाए कि भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण है तो इसका मतलब है कि ये बात वाइगोस्की कहते हैं। अगर ये बात कही जाए कि संज्ञानात्मक विकास भाषा में महत्वपूर्ण है तो ये पियाजे कहते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न ये कह रहा है कि किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ये बात जो है कौन कहते हैं दोस्तों? ये बात जो है लेवाइगोस्की कहते हैं। जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर और लॉरेंस कोहलबर्ग नहीं कहते हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, है ना? प्रतियोगिताओं के द्वारा, है ना, प्रतियोगिता क्विज वगैरह के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन आपने पेवलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में पढ़ा होगा कि जब बच्चे को उद्दीपन देंगे, स्टिमुलस देंगे तो वो रिस्पॉन्स करेगा, है ना, इस तरह सीखते हैं। तो वाइगोस्की का कहना सीधी से सीधी बात कि साथियों के साथ बातचीत करके, समाज के साथ अंतःक्रिया करके बच्चे सीखते हैं। इन्होंने साफ साफ बात कही है, इसमें कोई औलझल नहीं है। 9 नंबर, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, है ना। दूसरा, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे रहते हैं और लगे हुए हैं। तीसरा, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं। और चौथा होता है दोस्तों, केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए। तो एक बाल केंद्रित कक्षा में जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? वो ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से क्या होते हैं? लगे हुए हैं। निष्क्रिय नकलची का मतलब दोस्तों होता है नकल करने वाला, इमिटेटर। तो ये नकल करने वाला नहीं होता है, बल्कि ज्ञान के निर्माण में क्या होता है? सरगर्म होता है, एक्टिव होता है ना। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है ना। यहाँ पे जो है जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। आप लोग जानते हैं कि उन्होंने नैतिक विकास के जो सिद्धांत दिया है उसको उन्होंने 3 स्तरों पे बांटा है ना। सबसे पहला है प्राक रूढ़िगत स्तर जो 4 से लेकर 10 वर्ष है। दूसरा है रूढ़िगत स्तर जो है 10 से 13 वर्ष है। तीसरा है उत्तर रूढ़िगत स्तर जो है 13 वर्ष के बाद है। फिर आप जानते हैं कि हर एक स्तर में, प्राक रूढ़िगत स्तर में फिर 2 अवस्थाएं होती है, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, साधनात्मक सापेक्षवादी अभिविन्यास। और दूसरा जो है रूढ़िगत नैतिक स्तर, इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, सामाजिक क्रम संपोषित अभिविन्यास। और जो तीसरा है उत्तर रूढ़िगत स्तर, इसमें सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास और दूसरा है सार्वभौमिक नीतिपरक अभिविन्यास। तो ये 6 स्तर होते हैं, आप जानते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो स्तर हैं 6, इसमें से 4 स्तर दिए गए हैं और उससे संबंधित विशेषताएं दी गई है, क्रियाएं दी गई हैं। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि निम्न में से जो है कौन सा सही युग्म है, यानी जो स्तर हैं उससे संबंधित जो चीज़ दी गई है किसमें सही है। तो देखते हैं दोस्तों, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है,
अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। नहीं, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास जो पहला स्तर है, इसमें बच्चा सिर्फ नैतिक कार्य इसलिए करता है ताकि वो सजा से बच सके। ऐसा नहीं है कि कानून तय नहीं होता है इसलिए वो जो उसको बदलने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये जो 1 नंबर है ये क्या है, सही नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना, है ना, दूसरों के साथ भला होकर पेश आना, अनुमोदन अर्जित करना, पेश आना, मंजूरी करना, है ना, ये काम तो लगता है कि सही है। चलिए आगे पहले देखते हैं। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, है ना, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुनना, तो ये नहीं होता है, इससे संबंधित नहीं है। और चौथा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ये निर्धारित करते हैं कि ये अच्छा या बुरा है। तो दोस्तों ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही युग में इसका सही मिलान है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में खाली जगह बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। आप जानते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है वो प्रसिद्ध है और हर सीटेट में ये इनसे संबंधित सवालात होते हैं। आप जानते हैं कि गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है जिसमें उन्होंने बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं। तो आपको ये सिर्फ बताना है कि किस बुद्धि में के वाले व्यक्ति जो है वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। तो 9 जो बुद्धि के प्रकार हैं इसको आपने पढ़ा होगा कि भाषाई बुद्धि है ना, तार्किक गणितीय बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि है, शारीरिक गतिक बुद्धि है, सांगीतिक बुद्धि है, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि है, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि है, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि जिसको कहते हैं आप अंतःवैयक्तिक, है ना, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, है ना, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि यानी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और उसके बाद प्रकृतिवादी बुद्धि है और अस्तित्ववादी बुद्धि है। हर एक बुद्धि में क्या क्या होता है इसको आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे बताने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हमको कह रहा है कि खाली जगह को बना, तो स्थानिक बुद्धि में जो है दोस्तों उसमें क्या होता है कि किस जगह पे कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, इसको रखने की जो एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है, क्षमता होती है, इसको स्थानिक बुद्धि कहते हैं, यानी स्थानों की पहचान उसके अंदर होती है। प्रकृतिवादी बुद्धि दोस्तों कहते हैं कि प्रकृतिवादी जो प्रकृति से संबंधित चीज़ें होती हैं उसको वो आसानी से समझ सकता है, जान सकता है, उसके बारे में क्या कर सकता है, वो उसकी पहचान कर सकता है। और संगीतमय जो बुद्धि होती है इसमें संगीत के से संबंधित जो हुनर होते हैं, संगीत से संबंधित जो ज्ञान होते हैं, इसके बारे में उसको अच्छी तरह मालूमात होती है। और अंतर्वैयक्तिक जो बुद्धि होती है दोस्तों, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं कि दूसरे के भाव, दूसरों की जो है दूसरों के भावों को समझने की जो क्षमता होती है इसको अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, वनस्पतियों और जीवों के बारे में, तो प्रकृतिवादी बुद्धि हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण। तो आप लोग जानते हैं, इसको अच्छी तरह से और भी देख लेना है आपको। 2020 का जो है NPE है इसको कि बहुभाषावाद की ये बात करता है। चलिए 13 नंबर। एक शिक्षिका ये धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। ये किसका उदाहरण है? यानी एक शिक्षिका ये धारणा बनाए हुए हैं कि जो लड़के होते हैं वो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और वो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। जहाँ तक लड़कियों की का सवाल है वो वफादार होती है, आज्ञाकारिता का मतलब होती है, और महुआ वो वफादार होती है और ईमानदार होती है, और उनमें वो चीज़ें नहीं होती है, रिस्क लेने वाली क्षमता नहीं होती है जो लड़कों में होती है। तो ये किस तरह का जो है, ये किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? तो ये दोस्तों ये जेंडर पक्षपात है, जेंडर अस्थिरता है, जेंडर समता है, जेंडर समानता है। तो ये जेंडर पक्षपात का उदाहरण है कि हम क्या कर रहे हैं कि लड़कों और लड़कियों में क्या कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, है ना। हम लड़कों और लड़कियों में क्या कर रहे हैं दोस्तों, पक्षपात कर रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभिकथन।
शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि शिक्षक को जो है बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। कारण क्या है, कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे के प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि किसी एक तकनीक का इस्तेमाल करके आप चाहेंगे कि बच्चों से संबंधित जितनी चीज़ें हैं, जितनी जानकारी हैं उसको ग्रहण करें, तो ये संभव नहीं है। तो दोनों बातें जो है वो क्या है, सही। अभी कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो अब हम जो है ऑप्शन को देखते हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। बिल्कुल दोस्तों सही है। तो ये जो हमारा जो आंसर है ये ए वाला हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। दोस्तों इस तरह के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिससे बार बार जो सवाल पूछे जाते हैं। तो सीखने के लिए आकलन है ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाता है। यानी सीखने के लिए जो आकलन, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी जो खूबियां हैं उसको नहीं दिखाता है। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और वे कहाँ कैसे पहुँचे और वहाँ कैसे पहुँचे। ये चीज़ जो है बच्चे के अंदर जो होती है ये सीखने के लिए अधिगम होता है, इसमें होता है। दूसरा है शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। शिक्षक क्या कहते हैं कि बच्चों के सीखने की जो गति है उसमें सुधार करने के लिए, उसमें बेहतरी करने के लिए क्या करते हैं, रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया क्या करते हैं, उसका आयोजन करते हैं। रचनात्मक का मतलब है दोस्तों फॉर्मेटिव है ना, गुणात्मक का मतलब होता है क्वालिटेटिव, प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स। तो फॉर्मेटिव, क्वालिटेटिव, रद्द अमल है ना, प्रतिक्रिया ये जो देते हैं ताकि बच्चों का जो मूल्यांकन किया जा सके। तो ये बात तो सही है, सीखने के लिए अधिगम में होता है। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। और चौथा है दोस्तों कि रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्वमूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल रचनात्मक मूल्यांकन करने में हम कभी करते हैं कि बच्चों का जो मूल्यांकन कराते हैं उसके सहकर्मी से कराते हैं और कभी उनका मूल्यांकन स्वयं मूल्यांकन खुद से मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं। तो 1 2 3 ये तो 3 चीज़ें सही है, 1 2 4 तो सही है, लेकिन 3 वाला नहीं है कि प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच हम क्या करेंगे, तुलना को बढ़ावा देंगे। तो ये नहीं होता है। तो 3 ऑप्शन हो जाएगा इसका। समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है, लचीला शिक्षा शास्त्र, अगम्य इमारतें, अनम्य मानसिकता, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है, लचीला शिक्षा शास्त्र ये जरूरी है या अगम्य इमारतें है ना, कि जो इमारत है वो क्या है, कमज़ोर इमारत है, वो ज़रूरी है। उसके बाद है दोस्तों कि अनम्य मानसिकता की जो सख्त मानसिकता होती है, जहनियत होती है, वो मानकीकृत पाठ्यक्रम कि जो स्टैंडर्डाइज जो है करिकुलम होता है वो ज़रूरी है। तो आप लोग जानते हैं कि समावेशी कक्षा के लिए जो है लचीला शिक्षा शास्त्र जो होना ज़रूरी है, ताकि हम चूँकि समावेशी शिक्षा में जो है हमारे कई तरह के बच्चे होते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है कि वहाँ पे लचीला शिक्षा शास्त्र रखना पड़ता है। 17 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौती का कारण बनती है। सामाजिक संचार में चुनौती का कारण निम्न में से कौन सी दिव्यांगता बनती है। तो आत्म केंद्रिता, स्वलीनता, ये जो है सामाजिक संचार, समाज से बातचीत करने में, उसमें तरसील करने में, कम्युनिकेशन में, ये आत्म केंद्रिता और स्वलीनता जो है ये बाधा बनती है। या पठन वैकल्य कि पढ़ने में आप क्या कर रहे हैं, विफल हैं, डिसलेक्सिया, गुणज वैकल्य है ना, डिस्कैलकुलिया, गतिमान दिव्यांगता, लोकोमोटर। तो क्या होता है दोस्तों, ये जो होता है कि आप सामाजिक संचार में जो कठिनाई होती है उसको हम कहते हैं आत्म केंद्रिता या स्वलीनता। जो सामाजिक संचार में कठिनाई होती है उसको कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करेगा।
जो बच्चे सुविधाहीन हैं, जिसको सुविधाएं नहीं मिल रही है, और जो बच्चे वंचित हैं, इनको शिक्षा में शामिल करने के लिए कौन आपकी मदद करेगा? विविधता को महत्व देना, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, कि जो विविध प्रकार के बच्चे हैं, विविध पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, इसको आप क्या करेंगे? कक्षा में जगह देंगे। या गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, या ऐसे पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे जिसका संबंध बच्चों से न मिलता हो, जो बच्चे से संबंधित ना हो। तीसरा है प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या ये करेंगे कि कुछ बच्चों जो बच्चे हैं उन्हीं के हिसाब से जो पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। और चौथा मानकीकृत परीक्षण, या हम जो स्टैंडर्डाइज टूल्स हैं उसी का इस्तेमाल सिर्फ करेंगे। तो आप जानते हैं कि सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि विविधता को महत्व दें, उनको महत्व दें, ताकि वो ये न लगे कि हमको जो क्या करा जाता है, इग्नोर किया जा रहा है, हम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुति करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? यानी जब हमारे पास जो विषय वस्तु होता है उसको प्रस्तुत करने के लिए, उसको पेश करने के लिए आप टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वो जो टीचिंग एड्स है जिसका आप इस्तेमाल करेंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा, किन बच्चों को फ़ायदा होगा, ये बताना है। श्रवण बाधित छात्र, उसको फ़ायदा होगा। दृष्टिबाधित छात्र, उसको फ़ायदा होगा। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, उनको फ़ायदा होगा। गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। तो दोस्तों जब आप इस तरह की गतिविधि करेंगे तो इससे सब बच्चों को फ़ायदा होगा, यानी जो डी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है ना। दिव्यांगता और उनसे संबंधित जो कुछ विशेषताएं दी गई है, आपको ये बताना है कि उनको यथोचित संयोजन रणनीति, यथोचित का मतलब है मुनासिब, है ना, उचित। तो उनके उचित संयोजन की, उनको शामिल करने की कौन सी रणनीति जो है वो क्या है? सही है, उसका जो मिलान सही है। पहला है कि गुणज वैकल्य, कि एक बच्चा क्या है कि गुना में, है ना, जोड़ घटा में क्या है उसको कठिनाई हो रही है, तो उसको आप क्या कर रहे हैं? कैलकुलेटर का प्रावधान, उनके लिए आप कैलकुलेटर का इंतजाम कर रहे हैं। तो ये क्या होगा? सही युग में है, बिल्कुल सही युग में है। दूसरा पठन वैकल्य, कि एक बच्चा पढ़ने में कठिनाई उसको हो रही है, तो आप क्या उसको दे रहे हैं? लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना, तो उससे तो उसकी और परेशानी बढ़ेगी। तीसरा है श्रवण दोष, एक बच्चे को श्रवण दोष है, वो सुन नहीं पा रहा है, आप उसको ऑडियो टैप दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उसको फायदा नहीं होगा। दृश्य हानि, एक बच्चे को देखने में कठिनाई हो रही है और आप उसको दे रहे हैं चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराना। तो सही युग में जो है, जो सही जोड़ा है वो है कि गुणज वैकल्य वाले बच्चों को क्या कर रहे हैं आप? कैलकुलेटर का प्रावधान जो कर रहे हैं, ये क्या है? सही है। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के जो बहुत से सारे दृष्टिकोण हैं, आपको ये बताना है कि प्रारंभिक कक्षाओं में कौन सा दृष्टिकोण बेहतर होगा। बिना समझे नकल करना, करके सीखना, निष्क्रिय रूप से सुनना, रटकर याद करना। तो आप जानते हैं कि सबसे बेहतर जो होगा वो करके सीखना होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 22 नंबर, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागी महत्वपूर्ण है। यानी जब हम अधिगम करते हैं तो विद्यालय का जो सामाजिक अवसर है उसमें भागीदारी क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। दूसरा है अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। बिल्कुल ये बात भी सही है कि जो अधिगम होता है वो हम समाज के उद्देश्यों और उसकी आवश्यकताओं के अनुसार तय करते हैं, उसके मकासद को, उसके उद्देश्य को। तो मेरा जो अभिकथन है वो भी सही है और कारण जो वो भी सही है, और हम देख रहे हैं कि जो कारण है वो अभिकथन की क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है। तो हमारा जो ए वाला ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? है ना, सार्थक का मतलब है कि बेहतर। उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना, यानी जो कक्षा है उसको कई खंडों में क्या कर दिए वो विभाजित कर दे, ऐसा करेगी।
दूसरा, उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना, या जो निर्देश कक्षा में दे रही है वह स्पष्ट नहीं है। तीसरा है उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना, और चौथा है उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना यानी जो चीज़ें हैं उसको संदर्भ में पेश न करके उस संदर्भ से हट के हम पेश कर रहे हैं। संदर्भहीन की बात कर रहा है, यानी संदर्भ में हम नहीं पेश कर रहे हैं, संदर्भ से क्या कर रहे हैं, हट के कर रहे हैं। या चौथा होगा उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना, यानी उन्हें उचित संदर्भ में पेश करना। तो दोस्तों यही चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है ना। सकारात्मक योगदान होना ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करता है, बढ़ावा देता है, उसकी बढ़ोतरी करता है, उसमें डेवलपमेंट करता है। तो आपको क्या कहना है कि सकारात्मक योगदान के जो है उदाहरण नहीं है। आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन की जितनी आवश्यकता है उसी के अनुसार क्या कर रहे हैं आप, पाठ्यक्रमों को क्या कर रहे हैं, उसका अनुकूल कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा होगा नहीं है ना। सकारात्मक योगदान नहीं है। तो ये तो है छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, ये भी है। पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, कि जो पाठ्यचर्या का जब नियोजन करेंगे यानी उसका जब हम चुनाव करेंगे तो उसमें क्या करना चाहिए, नवाचार को शामिल करना चाहिए, नई नई चीज़ों को शामिल करना चाहिए। और चौथा है परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ बनाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि हमारा ये जो चौथा होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, अभिकथन, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। बिल्कुल ये बात सही है कि उनके जीवन से जोड़ना चाहिए। दूसरा आर है, बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ए भी सही था और आर भी सही है, इसलिए ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो हमारा ए वाला जो ऑप्शन है ये वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करेगा। तो छात्रों का खुद का मूल्यांकन करने में और उनकी समझ को जांच करने में जो मदद करेगा उसको हमको बताना है कि वो कौन है। विस्मरण, विस्मरण का मतलब है दोस्तों फॉरगेटिंग, भूल जाना। अनुकीर्ति, अनुकीर्ति का मतलब है कि अनुकरण करना, नकल करना, तकलीद करना। अधिसंज्ञान, अधिसंज्ञान का मतलब होता है कि मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान का मतलब होता है मेटाकॉग्निशन और रटकर याद करना। तो आप जानते हैं कि खुद का मूल्यांकन करने के लिए और समझ पैदा करने के लिए जो अधिसंज्ञान होता है, मेटाकॉग्निशन होता है, ये महत्वपूर्ण होता है। 27 नंबर, बच्चों में भ्रांतियां होना खाली जगह है, असामान्य है, यानी असामान्य बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अप्रारूपिक है, यानी ये क्या है, यह क्या है कि गैर मामूली है ना। दूसरा 3 नंबर है प्राकृतिक है, यानी ये प्रकृति से संबंधित नेचुरल चीज़ है कि बच्चों में क्या होती है, भ्रांतियाँ होती हैं। बच्चों में बहुत सारी जो है क्या चीज़ों की जानने की इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसको जो है कोई प्रश्न होता है, समस्या होती है, और ये है कि दुर्लभ है, नायाब है ना। तो क्या होगा, बच्चों में भ्रांतियाँ होना दोस्तों ये एक असामान्य बात नहीं है, बल्कि ये एक प्राकृतिक बात है। ये एक प्राकृतिक जो है जो प्रकृति है उसका जो है एक नतीजा है कि बच्चों के अंदर क्या होती है, भ्रांतियाँ होती हैं। 28 नंबर देखते हैं, एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है। एक बच्चा है जो अधिगम में क्या करता है, सही महसूस नहीं कर रहा है, उसको अधिगम में कठिनाई हो रही है, तो वो क्या करेगा, वो सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, यानी वो उत्साह दिखाएगा, महारत उन्मुख लक्ष्य पर ध्यान देना, या वो ये करेगा कि जो महारत है ना, कौशल आधारित काम करेगा। तीसरा है प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, या प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों पर क्या करेगा, ध्यान देगा। या चौथा शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। तो दोस्तों जब उसको अधिगम असहायता है, अधिगम में मन नहीं लग रहा है, तो वो क्या करेगा कि शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा, यानी उससे उसको जुड़ाव नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अलगाव होगा।
29 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। प्रेरणा के दो प्रकार होते हैं, आंतरिक और बाह्य। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, ये आंतरिक प्रेरणा है या बाह्य प्रेरणा है, आपको बताना है। दूसरा, नकद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, कि नकद इनाम मिले इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं या चित्र बना रहे हैं। तीसरा है पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, तो ये क्या है आपको बताना है। चौथा, माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। तो आप जानते हैं कि आंतरिक प्रेरणा जो है उसका उदाहरण ये है कि रुचि के कारण, क्योंकि रुचि हम देख नहीं पा रहे हैं ना, इसके कारण हम क्या करें, नई भाषा को सीख रहे हैं। बाकी जो चीज़ें नकद इनाम है इसको आप देख रहे हैं, पुरस्कार है इसको देख रहे हैं, और प्रशंसा, माता पिता की जो प्रशंसा है इसका भी आप अनुभव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका अनुभव कर सकते हैं जो, लेकिन रुचि ऐसी चीज़ है जिसका आप अनुभव नहीं कर सकते, जिसको आप देख नहीं सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और आज का जो हमारे आखिरी प्रश्न है, चूँकि दोस्तों आज जो प्रश्न थे वो बहुत आसान थे, इसीलिए जो है आपको बहुत कम टाइम में जो है ये प्रश्न हल हो गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत कम समय में जो है आपके प्रश्न जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आज का प्रश्न बिल्कुल आसान था। आप अगर इसको फिर से जो है आप जो इसको टेस्ट करना चाहें, अपनी जांच करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए आखिरी प्रश्न क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है ना। आप जानते हैं कि अधिगम को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन यहाँ ये पूछा जा रहा है कि ऐसे कारक को आपको बताना है जो पर्यावरणीय है, यानी पर्यावरण से संबंधित है। रवैया, तो रवैया तो ये खुद का है, स्वयं का है। प्रेरणा, ये भी स्वयं से संबंधित है। व्यक्तित्व लक्षण, ये भी स्वयं से संबंधित है। लेकिन विद्यालय एक ऐसा कारक है जो क्या है, पर्यावरणीय कारक है। तो दोस्तों ये सेशन हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इसी तरह आप अपनी तैयारी में लगे रहिए।